नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हित में कई पोर्टल्स और परियोजनाओं को लागू करते हैं ताकि प्रदेश का विकास हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम उपहार पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार जन उत्थान के लिए हर मुमकिन कदम उठाते रहती है ताकि प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों का कल्याण हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक पोर्टल बनाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार से प्रेरित होकर खुद को मिले उपहार को नीलाम कर उससे मिले डोनेशन को जन कल्याण के कार्यों में लगाकर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि उपहार पोर्टल को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू किया सीएम उपहार पोर्टल। सीएम को मिले उपहारों की नीलामी के लिए शुरू हुआ पोर्टल। सीएम उपहार पोर्टल को मिला जबरदस्त रिस्पांस। पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर सीएम मनोहर लाल ने बनवाया पोर्टल। उपहार पोर्टल पर नीलामी के लिए रखे कुल 51 उपहार। 51 उपहार को मिला 1,14,95,000 रुपए का डोनेशन। मुख्यमंत्री की 3D प्रिंटेड प्रतिमा की लगाई गई 21 लाख रुपए की बोली। मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगी डोनेशन राशि और जन कल्याण के काम में होगी खर्च। मुख्यमंत्री ने सिद्ध किया कि हर हरियाणवी उनके परिवार का सदस्य है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कार्य किया हो, जो साबित करता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब ये कहते हैं कि पूरा हरियाणा ही उनका परिवार है, तो ये सिर्फ एक बयान भर नहीं होता, बल्कि इसमें पूरी सच्चाई निहित होती है। मुख्यमंत्री को मिले उपहार की नीलामी से प्राप्त डोनेशन को समाज की भलाई के लिए ही खर्च किया जाएगा। इस उपहार पोर्टल के जरिए नीलामी के लिए रखे गए कुल 51 उपहारों को 1,14,95,000 रुपए का डोनेशन मिला है। तो प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि मनोहर लाल की 3D प्रिंटेड प्रतिमा की 21 लाख रुपए की बोली लगाई गई है। अर्जुन रथ की आकृति को 6,41,000 रुपए, कामाख्या देवालय की आकृति को 5,80,000 रुपए और राम जन्मभूमि मंदिर के प्रतिमा को 1,75,000 रुपए की बोली लगाई गई है। उन्होंने कहा कि उपहारों से प्राप्त धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगी और इसे जन कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप भेंट किए गए उपहारों को नीलाम करने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस पहल के बाद मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल लॉन्च किया गया और पहले चरण में 28 फरवरी तक 51 उपहारों की नीलामी की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल पर हर उपहार के साथ उसकी बेस राशि अंकित की गई थी। उन्होंने बताया कि पहले चरण की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री स्वयं अपने कर कमलों से बोली दाताओं को उपहार को सत्सम्मान भेंट करेंगे। हालांकि ये बोली दाता चाहे तो उपहार कोरियर से भी प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वां जन्मदिन के मौके पर एक नीलामी प्रक्रिया का आयोजन करवाया था, जिसमें उन्हें देश भर से मिले लगभग 1200 तोहफों की नीलामी की थी। इसके जरिए इकट्ठा होने वाली धनराशि का इस्तेमाल नमामि गंगे मिशन में किया गया। वहीं पीएम मोदी के इस विचार से प्रेरित होकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें मिले उपहार की नीलामी करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के नए लाभार्थियों से सीधा संवाद किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वृद्धजनों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। ये सब परिवार पहचान पत्र के कारण ही संभव हो सका है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसी न किसी वर्ग के साथ सीधा संवाद करने की श्रृंखला में शनिवार को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के नए लाभार्थियों से संवाद किया। वृद्धजनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए उन्हें सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़े। ये सब परिवार पहचान पत्र के कारण संभव हो सका है। अनेक लाभार्थियों ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बुढ़ापा पेंशन वो पहली स्कीम है जिसे सरकार ने परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और ये अत्यंत सफल प्रयोग रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 6 माह के दौरान ऑटोमेटिकली लगभग 16,500 बुजुर्ग की पेंशन बनी है, जिनसे आज ये संवाद किया जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद ऐसे अवस्था के बाद भी उनको लगता है कि इस पेंशन का सरकार के ऊपर बोझ न डाला जाए, तो अपनी असहमति भी प्रकट करते हैं। उसी में से व्यवस्था निकली कि एक बार 60 वर्ष का होते ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जरूर लेने चाहिए। तो हमने लेने शुरू किए हैं। एक ही महीने के अंदर अंदर वो सहमति पत्र के साइन भी हम कराते हैं और उसके बाद उन लोगों से जो सहमति पत्र देते हैं अपने आप ही और ये जो पेंशन है ये जाना शुरू हो जाता है। हमने लगभग 6 महीने पहले इस व्यवस्था को शुरू किया था और इन 6 महीनों में 16,500 लोगों को और ऑटोमेटिकली अपने आप पेंशन मिली। तो ऐसे जो 16,500 लोग हैं, आज मैं उन सब 16,500 लोगों से उनके साथ टेलीफोन का संपर्क करके और ये बातचीत कर रहा हूं। निश्चित रूप से आपके मैं अनुभव भी बाद में सुनना चाहूंगा कि इस ऑटोमेटिक पेंशन बनने में कहीं आपको कोई कठिनाई तो नहीं आई है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये कठिनाई नहीं आई होगी। अगर कोई आई भी होगी तो इसको हम तुरंत जो है दुरुस्त भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवार ही मेरा परिवार है, जिनके प्रत्येक सदस्य की चिंता राज्य सरकार कर रही है। सरकार पीपीपी के साथ सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जोड़ रही है ताकि पात्र व्यक्तियों को घर बैठे ही उनका लाभ मिले और कोई भी अपात्र व्यक्ति लाभ न ले पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की शुरुआत 100 रुपए की राशि से हुई थी और ये जब वर्ष 2014 में हमने सरकार बनाई उस समय से ये राशि 1,000 रुपए थी, जिसे हमने 2,700 रुपए तक बढ़ाया है। अब 2,500 रुपए से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2023 से 2,750 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए वृद्धजनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। अब आपकी तकलीफ जब बढ़ती है तो उस तकलीफ को मैं भी महसूस करता हूं कि किस प्रकार की तकलीफें 60 वर्ष की आयु के बाद हो जाती हैं। इन तकलीफों को दूर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम तो बहुत शुरू किए हैं, परिवार के नाते भी, व्यक्ति के नाते भी। साथ ही एक बात जो हमको सबको स्मरण है कि कुछ वर्ष पहले हरियाणा के अंदर ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1,000 रुपये मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2,750 रुपये हो जाएगी। कहाँ 1,000 रुपया, कहाँ 2,750 रुपया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान में 18.5 लाख बुजुर्ग को लगभग 460 करोड़ रुपए की राशि प्रति माह प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय की पात्रता सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक की है। भविष्य में जो व्यक्ति 60 साल की आयु पूरा कर लेगा और पति पत्नी की आय 3 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी, उनकी पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। उनसे केवल पेंशन लेने की सहमति ले जाएगी। अब इस नाते से
हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। जब ये क्रम चलता हुआ हमने वर्षों तक देखा, एक बात और ध्यान में आई कि ऐसे सब बुजुर्गों को अपनी जब 60 वर्ष होने के बाद नई पेंशन बनानी पड़ती है तो उनको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, दरखास्त लेकर के अपनी दस्तावेजों की फाइल बनानी पड़ती है और फिर धक्के खा खा करके भी उनकी महीनों वर्षों तक पेंशन ही नहीं बनती है। कभी उनका सिफारिशी कोई नहीं मिलता उनको। बहुत से लोग बीच में एजेंट खड़े हो जाते हैं। उस नाते से एक तकलीफें, एक धक्के जो खाने पड़ते थे, ये एहसास जब हमको हुआ तो हमें लगा कि ये बहुत ही एक अन्यायपूर्ण एक व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। हमने इसमें बदल करके जब परिवार पहचान पत्र बनाया और हर परिवार का डाटा ये हमारे पास आ गया, तो उस परिवार के डाटा के अंतर्गत हमको पता लगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कब 60 वर्ष के होने वाले हैं, आयु के हिसाब से उसकी जानकारी हमें तुरंत मिलने लग गई। अब 2 ही कंडीशन है किसी भी बुजुर्ग की वो पेंशन शुरू हो, या तो व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है और या फिर जो 60 वर्ष का हुआ है वो दोनों पति पत्नी की आय ये 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जब ये 2 लाख रुपए की बात आई तभी भी ध्यान में आया कि यार 2 लाख रुपए कम नहीं है, हमें लगा 2 लाख रुपया ये कम है। तो इस अगले महीने से हमने इस आय को भी बढ़ा करके 2 से 3 लाख रुपया कर दिया है और इस 3 लाख के करने के बाद बहुत से लोग इसमें नए और जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से आह्वान किया है कि 60 वर्ष की आयु के बाद वे समाज सेवा के लिए आगे आए। सरकार ने समर्पण पोर्टल बनाया है जिस पर कोई भी व्यक्ति वॉलंटियर्स के तौर पर स्वयं को पंजीकरण करवा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, इसीलिए सभी को समाज की चिंता भी करनी चाहिए। तो मित्रों, भाइयों बहनों, मैं तो आपको आज यही कहूंगा कि हम लोग जो ये एक लाभ सरकार से ले रहे हैं, तो इस लाभ के बदले में हम लोगों को, क्योंकि हमारी आयु भी 60 वर्ष ही हुई है, तो 60 वर्ष होने के बाद आखिर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, काम करने योग्य रहता है, तो हमें अपने इस आयु के पड़ाव में आकर के अपने काम के साथ साथ सामाजिक कामों में भी जाना चाहिए। ऐसे जितने भी हमारे रिटायर्ड लोग हैं, जितने ऐसे बुजुर्ग हैं या नौजवान भी हैं जो अपने आप एक स्वयं सेवक के नाते, एक वॉलंटियर के नाते काम कर सकते हैं, उनका भी एक पोर्टल बनाया है। उनको हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर अपना मन माने कि हमको आखिर कोई ना कोई समाज का काम करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये समाज है, ये हमारा परिवार है, एक छोटा परिवार जिसके अंदर हम पैदा हुए, हमारे आगे परिवार के सदस्य, बेटे बेटियां, बहन भाई, हमारे जो दोते धोतियां, पोते पोतियां और हमारी बहुएं, हमारे दामाद, एक परिवार। दूसरा परिवार ये सारा समाज, ये भी एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमेशा कही है कि अपना जो मन है ये बड़ा करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, अयम निजा प्रोवेति, यानी ये मेरा है, ये तेरा है। गणना लघु चेतसाम, ये छोटे दिल के लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तू, बड़े हृदय के लोग वही होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। आखिर अपनी सोच हमको बड़ी करनी चाहिए। और अभी तक हमने शायद अपने परिवार पालन पोषण में ही सारा समय लगाया होगा, लेकिन एक आयु के पड़ाव के बाद, जैसे हमारी प्राचीन परंपरा होती थी वानप्रस्थ आश्रम की, तो इस वानप्रस्थी आश्रम के अंदर जाकर के हमको समाज की भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला परिवार ये अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं हो सकते, अपने आप में सारा काम अपने आप नहीं कर सकते। हमको प्राय सभी काम करने के लिए समाज की भी आवश्यकता होती है। यदि सारे समाज की हम चिंता करेंगे तो समाज हमारी भी चिंता करेगा। तो इसलिए वॉलंटियर बनने के लिए हमने जो पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के बारे में मैं बताता हूं। उसका नाम है samarpan.gov.in, अंग्रेजी का ये शब्द है। आपको अगर न ध्यान में आए तो आप निश्चित रूप से आपके गांव में जो भी कोई कंप्यूटर के नाते से जो कोई वहां साझा सेवा केंद्र है, अथवा जिसको CSC कहते हैं या अटल सेवा केंद्र कहते हैं, या कोई भी कंप्यूटर जानने वाला व्यक्ति, उसको हम बता सकते हैं कि मैं भी अपना नाम वॉलंटियर इस नाते से उसमें जुड़वाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से हमने सरकारी कार्यों में मानव हस्तक्षेप को कम किया है, जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाकर राज्य सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है
और इसे भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है। इस योजना में अब 29 लाख से अधिक परिवार कवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य का विषय ऐसा है जो हर किसी के ऊपर लागू होता है कि स्वास्थ्य ठीक रहे, व्यक्ति स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और अगर कहीं अस्वस्थ होता है, बीमार होता है तो उसका इलाज ठीक हो जाए। इलाज ठीक करने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर बहुत चिंतित है। गरीब परिवारों के लिए उनकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई गरीब परिवार किसी के इलाज कराने में इतना खर्च कर बैठे कि परिवार जो है वो कहीं उसकी कमर न टूट जाए, क्योंकि गरीब परिवारों को लाखों रुपए का इलाज का खर्च देना ये संभव नहीं है। इस नाते से उन्होंने हर गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का ये जो स्वास्थ्य बीमा है ये लागू कराया है आयुष्मान भारत के नाते। जब हमें ध्यान में आया कि केंद्र की स्कीम में तो हरियाणा के 15.5 लाख परिवार कवर हो रहे हैं, हमने उसमें अपनी एक योजना बनाई, चिरायु योजना, ताकि 1,80,000 रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उन सबको इसका लाभ मिले, और इसमें 29 लाख से भी ज्यादा परिवार इसमें कवर हो रहे हैं। अब हमको ध्यान में आया आखिर 1,80 भी बहुत आय ऐसी है जिसमें शायद इससे ऊपर के लोगों को भी कठिनाई आएगी, तो इस वर्ष के बजट में हमने इस आय को बढ़ा करके 3 लाख रुपया प्रति परिवार ये आय रख करके और थोड़े से पैसे लेकर, थोड़े पैसे यानी 125 रुपया महीना अर्थात 1500 रुपया साल, इतना पैसा लेकर के भी उनकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना उनको भी इसको ऑफर किया है ताकि वो इसको ले सके और परिवार के इस खर्च को बचा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव व शंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंगन, मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम और मुख्य के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती भी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की है। इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश मेहनत कश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फवारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना।
95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है, इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, परिवार समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, परिवारों की आर्थिक मदद करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से आशीष नरवाल। आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर नवीन यादव, जो कि नूंह जिला से नोडल अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। भारत सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया है कि दिसंबर 2023 तक मीजल्स और रुबेला दोनों बीमारियों को हम देश से जड़ से खत्म कर सकें। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि 95% से ऊपर कवरेज हमारी बच्चों में रूटीन इम्यूनाइजेशन के दौरान इस वैक्सीन की होनी चाहिए। लेकिन मेवात में अभी तक उतने स्तर तक हमारी कवरेज नहीं पहुंच पाई है। तो इसलिए ये रोडवे टू एलिमिनेशन के तहत हमने ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है। तो सभी को हम एक एडिशनल खुराक देंगे। तो ये 6 फरवरी से हमारी ये कैंपेन शुरू हो रही है। शुरुआती 2 से 3 हफ्ते हम जो भी हमारे संस्थाएं हैं, जैसे स्कूल हैं, मदरसे हैं, मकरब हैं, उनमें हम ये जहां बच्चे हमें इकट्ठे मिल जाएंगे इस एज ग्रुप के, उनको लगाएंगे। उसके बाद हम आउटरीच सेशंस लगाएंगे, जिसमें हम कम्युनिटी में, गांव में जाकर आंगनवाड़ी पे या जो प्री आइडेंटिफाइड हमारे सेशन साइट्स हैं, वहां पे जाके हमारे हेल्थ टीम जो है इन बच्चों को टीके लगवाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर।
पर जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा से जुड़े हर दिन एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2015, बी साल 2023, सी साल 2022, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।